देखिए आज हम त्रिकोणमिति में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना होता है और पूरी बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में हम क्या कहते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल के रूप में हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए कोई वैल्यू है और हम ये कह देते हैं कि 60 डिग्री है और 60 डिग्री को हमको किस में बदलना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हमने कहा पाई बटा 180 से हम इसमें गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, अर्थात ये रेडियन में पाई बाई 3 बन जाएगा। इस तरह हम जितनी भी डिग्री होंगी, चाहे वो 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तो उसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार हम कहते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि पाई बाई 3 है और इसको हमें चेंज करना है, तो पाई बाई 3 इंटू 180 पान पाई, ये पाई से पाई कैंसिल और ये 60 डिग्री आपको मिल जाएगा। इस तरह हम कोई भी वैल्यू रेडियन में हो, चाहे वो पाई बाई 4 हो, पाई बाई 8 हो, 2 पाई बाई 3 हो, कुछ भी हो, उसको हमें डिग्री में बदलने के लिए हम ये करेंगे और जो डिग्री में होगा उसको रेडियन में बदलने के लिए हम ये काम करेंगे। इसके बाद अब बात आती है कि जो एक रेडियन होता है, इस एक रेडियन का मान क्या होता है। देखिए हम एक रेडियन बराबर लिख क्या देते हैं, एक रेडियन बराबर हम 180 बटा पाई लिख देते हैं, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे कि 180 और अपान में पाई, और पाई की वैल्यू हम ये जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22 बटा 7 होती है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 180 180 इंटू 7 अपान 22 ये मिल जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें बदलना है, और बदलना किसमें है, इसको हमें बदलना है। तो एक रेडियन बराबर क्या होता है, कितने अंश, कितने मिनट या क्या होता है, ये हमें पूरी बात जाननी है। तो देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, चूंकि होता क्या है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। देखिए जहां मिनट को सिंगल डैश और सेकंड को डबल डैश से प्रदर्शित किया गया है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते क्या है कि हम ये 1260 है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, 22 का, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब हम इसमें करते हैं तो सबसे पहले हम 5 टाइम्स इसको ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, ये मिलेगा। हम क्या करेंगे, ये 0 यहाँ पर लाएंगे, 7 टाइम्स हम इसको फिर ले जा रहे हैं, ये मिलेगा।
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात ये जो वैल्यू हमको मिलेगी, ये वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये डिग्री में हम इसे 6/22 ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे क्या इसको, इससे हम जो 787 है इसको, तो वो 57 है, इसको हम डिग्री में ले लेंगे और ये 6/22 को हम फिर से चेंज करेंगे, ये 6/22 जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू, जो वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, ये बात हमने लिख दिया। अब हम इसमें करते क्या है कि ये जो 6/22 है, ये 6/22 है, इसको हम बदलेंगे, डिग्री को किस में बदलेंगे, हम डिग्री को बदल लेंगे मिनट में। मिनट में बदलने के लिए हमें इसमें क्या करने पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 60 से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, ये हमें ये बात मिल जाएगी और ये यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम फिर से क्या करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि 360 में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, 22 से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम केवल 1 टाइम्स इसको ले जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर 22 आपका मिलेगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 को ले आएंगे और 0 को ले जाने के बाद हम 6 टाइम इसको फिर ले जाते हैं। तो जब 6 टाइम हम इसको फिर ले जाएंगे, ये मिल जाएगा और ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको जो लिखेंगे वो हम इसको मिनट में, जो लिखा हुआ है मिनट में, अब इसको हम कितना लिख देंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसको ये बात लिख देंगे मिनट में। यहां से हम ये मिनट की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए और यहाँ पर हम इसको ये बात कह के रख दिए। अब हम देखिए फिर से पुनः क्या करेंगे, यहाँ से जो 8/22 ये मिनट में है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, और सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा और ये। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 22 का, ठीक है, 2 टाइम्स हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। ये जब हम यहाँ ले जाएंगे ये 4 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पे 0 ला, ठीक है। अब 2 पॉइंट तो जाएगा नहीं, हम केवल 1 टाइम्स इसको ले जाएंगे और इसको 22 लिख दे रहे हैं। तो जब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नियर अबाउट में वैल्यू ये जो आ रही है, इसको हम ये बात लिख सकते हैं कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा ये, तो इसको हम लिखेंगे 1 सेकेंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड ये होता है। यहाँ से हम 21 नियर अबाउट में या 22 लगभग ले लेते हैं और 21 मिनट ये हमको 1 रेडियन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम 1 रेडियन का मान ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात जब हम रेडियन को डिग्री या मिनट और सेकेंड में हमें चेंज करना होगा तो हम इस प्रकार इसको चेंज कर लेंगे, और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है ये बात हमको क्लियर होना चाहिए कि 1 रेडियन की वैल्यू 57 अंश 16 मिनट और 21 सेकेंड या 22 सेकेंड नियर अबाउट में ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले आप इस वैल्यू को इतना आप नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लिए होंगे और बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिग्री को जब हम रेडियन बदलते हैं तो पाई/180 से हम क्या करते हैं यहाँ पर गुणा कर देते हैं, और जब
गुणा कर देते हैं तो ये हमें रेडियन में बदल जाता है। इसी प्रकार यदि रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है तो 180/π से हम गुणा कर देते हैं और ये रेडियन वाली वैल्यू हमारी डिग्री में बदल जाती है। इसी प्रकार मैंने एक रेडियन की वैल्यू को कैलकुलेट किया, जिसमें एक रेडियन को मैं 180/π, क्योंकि 180/π से ही गुणा करते हैं, 180/π मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक रेडियन की जगह पे ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, और जब इसको लिख सकता हूँ तो इसको मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और पाई की वैल्यू जब रखा है इसको कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू आई वो इतनी भी। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो देखिए यहाँ पर 57 अंश जो मान हो वो मिल गया, अर्थात इस रूप में लिख सकते हैं जहाँ से 57 अंश हम वैल्यू यहाँ बाहर कर लिए, और जो 6 सही 22 है इसको हमने मिनट में बदल दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो डिग्री को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में बदला। मिनट में बदलने के बाद फिर डिवाइड किया, ये मिला, और यहाँ से हमने 16 को बाहर कर लिया, और 8/22 जो मिला इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, और सेकंड में इसको चेंज करने के बाद हमने फिर से इसमें 22 से डिवाइड कर दिया, और जब 22 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू हमको मिल गई, जो हम 21 या नियर अबाउट 22 इसको लगभग लिख सकते हैं। और हम इसे एक रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट 21 सेकेंड या 22 सेकेंड ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार ये बात हमको क्लियर हो गई। अब देखिए, सबसे पहले हम कोण बराबर 4/त्रिज्या एंगल इज इक्वल टू आर्क ऑफ द सर्किल अपॉन रेडियस में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसमें जब कोई क्वेश्चन होते हैं तो उनको करने के लिए हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि हम मान लीजिए कि ये सर्किल ले लेते हैं, और इस सर्किल की बात हम कर रहे हैं कि ये सर्किल है, और इस सर्किल में ये इसका सेंटर है, और सेंटर से हम ये बात कहेंगे। ये जो हमारा हो गया इसको हमने कहा एंगल है ये, और एंगल और थीटा, और ये जो है वो रेडियस है इसकी, रेडियस, और एस को हमने यहाँ पर जो कह दिया एस कहते हैं, या हम इसको एल कहते हैं, कुछ भी कह दें, ये हम कह दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, अर्थात चाप हो जाएगा। तो देखिए, जब हम इसको लिखते हैं तो मेनली सेंटर को हरदम ओ हम कहते हैं, और इसको हम कोई पॉइंट ए और बी दे देते हैं, अर्थात जो हमारा एंगल है वो थीटा होगा, और जो यहाँ पर हमारा आर्क है इसको हमने यल कह दिया, और जो रेडियस है उसको हमने आर कह दिया। तो देखिए, जब यहाँ पर हम ये बात लिख देते हैं कि कोण बराबर ये, अर्थात कहने का मतलब कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है थीटा, आर्क क्या है एल, चाप मींस, और रेडियस त्रिज्या जो क्या है ये आर दी हुई है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमारा कोण बराबर 4/त्रिज्या या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखा हुआ है, और हमको यहाँ किसी भी दो की वैल्यू हमको पता है, तो तीसरे की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और तीसरे का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले कोण बराबर 4/त्रिज्या, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाती है बात ये कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो सर्किल है ये डबल सर्किल यहाँ पर दिए हुए हैं, और जब डबल सर्किल यहाँ पर दिए हुए हैं तो डबल सर्किल की बात करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सेंटर इसका वो दे देता हूँ, और ये इसको एंगल दे देता हूँ, ये इसको रेडियस r2 दे देता हूँ, इसको θ2 दे देता हूँ, और इसको L2 दे देता हूँ जो ये है, और इसको मैं O'PQ ये लिख देता हूँ। देखिए, चूंकि है क्या कि मैं इसको अब क्या कह देता हूँ, दो रेडियस की मैंने बात की, और इसको मैंने सेंटर से ये कह दिया कि ये है, और इसको मैं O कह देता हूँ, AB कह देता हूँ, ये एंगल को मैं θ1 और इसको रेडियस R1 ये बोल देता हूँ, और जो इसको L1 नाम दे देता हूँ। देखिए, जब दो हैं तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि दो सर्किल हैं, उन सर्किल में कभी दोनों की रेडियस बराबर हो सकती है, कभी दोनों के एंगल बराबर हो सकते हैं, और कभी दोनों के जो मतलब आर्क हैं अर्थात चाप हैं वो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम तीन कंडीशनों पर बात करेंगे, और तीन कंडीशनों पर जब हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कह देते हैं कि हम कह देते हैं L1 इज इक्वल टू
L2 इज इक्वल टू L। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका आर्क, जो आर्क है वो दोनों का L1 इज इक्वल टू क्या है, L2 है। मतलब इसके जो आर्क है वो बराबर है, अर्थात चाप दोनों के क्या है, बराबर है। और जब पहले से मैं फार्मूला लिखता हूँ तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि कोण θ1 बराबर चाप बटा त्रिज्या अर्थात L1 अपान क्या हो जाएगा, L1 अपान रेडियस वैल्यू R1 ये हो जाएगी। यहाँ से मैं अगर L1 इज इक्वल टू निकालूं तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 θ1 होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। इसी प्रकार मैं यहाँ से लिखता हूँ कि θ2 इज इक्वल टू L2 अपान R2। यदि यहाँ से मैं L2 की वैल्यू करूँ तो L2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, R2 इंटू θ2। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये कह रहा हूँ कि ये L1 और L2 वाली जो दोनों वैल्यू है मैं इनको बराबर दिखा रहा हूँ। तो जब बराबर दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 ये बात लिख सकता हूँ। अर्थात इसी बात को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू θ1 अपान θ2 ये बात मैं लिख सकता हूँ। अर्थात कहने का मतलब कि इस फार्मूले का उपयोग हम किस परिस्थिति में करते हैं, इन फार्मूलों का उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमको यहाँ पर रेडियस का रेशियो दिया होता है और एंगल का रेशियो हमें निकालना होता है, तो मान लीजिए कि हम ये कह देते हैं कि रेडियस का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है और हमको एंगल का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पर 1/2 ही हमारा एंगल का रेशियो मिल जाएगा। अर्थात हमें एंगल का रेशियो फाइंड हो जाएगा। और यदि एंगल का रेशियो दिया होगा तो रेडियस का रेशियो हमें फाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, यदि इन 3 में से 4 में से कोई 3 दिया है तो किसी एक की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ, अब दूसरी कंडीशन पे मैं अगले पॉइंट पे बात ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने ये कह दिया कि R1 इज इक्वल टू R2। मैंने रेडियस को क्या कर दिया, रेडियस को हमने बराबर कर दिया। जब रेडियस को बराबर कर दिया तो देखिए इसी फार्मूले में जो बात मैं यहाँ और यहाँ जो बात मैंने कही, तो यहाँ से यदि मैं निकालूं तो R1 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा L1 अपान θ1 और R2 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा L2 अपान θ2 ये मिल जाएगा। और ये कहा गया कि R1 इज इक्वल टू R2, तो हम कह सकते हैं L1 अपान θ1 इज इक्वल टू L2 अपान θ2 ये बात हम कह सकते हैं। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि L1 अपान θ1 इज इक्वल टू L2 अपान θ2, या इसी को हम कह सकते हैं L1 अपान L2 इज इक्वल टू θ1 अपान θ2 इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि रेडियस बराबर हो तो रेडियस बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें मान लीजिए कि जो आर्क है या चाप है, चाप का जो रेशियो है दिया हुआ है और एंगल का रेशियो हमें निकालना है, तो एंगल का रेशियो हम निकाल लेंगे। एंगल का रेशियो जब हम निकाल लेंगे तो फिर हमें अगर इस तरह हम ये रिलेशन से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 4 में से कोई भी 3 दिए हैं तो चौथे की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार अगले पॉइंट में यहीं पर अगर इसी पॉइंट पर इसी टॉपिक पर हम ये बात कह दें कि यहाँ पर अभी मैंने रेडियस को बराबर कर दिया, मैंने आर्क को बराबर कर दिया, अब मैं एंगल को बराबर कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ θ1 इज इक्वल टू θ2। अब θ1 इज इक्वल टू θ2 तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब मैं कहूँगा θ1 इज इक्वल टू θ2, तो θ1 की वैल्यू जो है वो ये है और θ2 की वैल्यू वो ये है। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू लिख दूंगा तो मैं कहूँगा L1 अपान R1 बराबर क्या कह दूंगा L2 अपान R2 ये बात कह दूंगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ L1 अपान L2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 इस रूप में भी लिख सकता हूँ। अर्थात यहाँ से मैं ये रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। एंगल बराबर होने पर जो वैल्यू आपकी आर्क और रेडियस में रिलेशन हो जाएगा। अब इनमें से कोई 3 दिया होगा तो चौथे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रकार जब कोई ट्रायंगल दिया होता है तो उसमें हम एंगल, रेडियस और 2 मतलब आपके दिए हुए हैं सर्किल और 2 सर्किलों में हमें ऐसी सब चीजें बताना है, तो उसमें बताने के लिए मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे चर्चा, अब हम करेंगे चर्चा थोड़ा चतुर्थांश में, और मैं बहुत बेसिक लेकर के बहुत बेस लेके इसमें चलेंगे और बेस से ही बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थांश की बात करने के लिए जो भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हम कोई कोऑर्डिनेट दे देते हैं और कोई कोऑर्डिनेट हमारे x और y है और उनमें मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 3,4 दे देता हूँ या कुछ भी दे देता हूँ, तो आप उसको हम कहते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ये बात हमें पता करनी होती है। तो इस बात को पता करने के लिए मैं थोड़ा सा इस पूरे चतुर्थांश को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और पूरी बात क्लियर कर रहा हूँ कि साइन और कास या tan cot sec कोसेक कहाँ पर धनात्मक होते हैं और कहाँ पर ऋणात्मक होते हैं और ऐसा क्यों होता है, ये पूरी बात मैं क्लियर करूँगा। और देखिए सबसे पहले मैं ये बात कहता हूँ कि ये है आपका, और यहाँ पर मैं ये बात कह देता हूँ कि ये आपका सेंटर है। सेंटर से अगर हम इधर मुड़ते हैं तो पॉजिटिव है और इधर अगर मुड़ते हैं तो निगेटिव है। इसी प्रकार सेंटर इधर है, इधर मुड़ते हैं तो पॉजिटिव है और इधर मुड़ते हैं तो निगेटिव है। अर्थात कहने का मतलब कि यदि मैं इधर मुड़ जाऊंगा ये, तो ये जो एंगल होगा थीटा ये पॉजिटिव होगा, और यदि यहीं पर ये मैं यहाँ पे मुड़ जाऊं, यहाँ पे मुड़ जाऊं तो इधर मुड़ने में ये एंगल किस डायरेक्शन में चला जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मैं इसको डॉट से ऐसे कर देता हूँ और मैं इसको ये लिख देता हूँ कि ये मैं x इसको बोलता हूँ ये कोऑर्डिनेट और इसको बोल देता हूँ मैं y, और दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये धनात्मक है दोनों, ये x एक्सिस भी इधर धनात्मक है और y एक्सिस भी इधर धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो मैं इनके जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेंगे उनको मैं क्या कहूँगा, उनको मैं x, y कह दूंगा। अगर मैं इसका हाइपोटेनस, ये बेस है आपका आधार जिसे कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर अर्थात जिसे हम लंब कहते हैं, ये हाइपोटेनस जिसे हम विकर्ण कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से विकर्ण की वैल्यू निकालूं तो विकर्ण की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, x² + y² हमको मिलेगी, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय इसे कहते हैं। छोटी क्लास के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से ये बात हम यहाँ निकाल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ आपका जो भी हो, इसको परपेंडिकुलर लेंथ आप इसको हम L कह देते हैं कि L का स्क्वायर प्लस इसको हम बेस कह देते हैं B का स्क्वायर, ये बात कह देते हैं। तो ये बात भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर को मैं यहाँ P कह देता हूँ या लेंथ L से कह देता हूँ, P ही कह देता हूँ, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये बात मैं कह देता हूँ। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, x, y मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पर जब इधर चले, इधर आए तो ये आए, यहाँ से मैंने ये डॉट खींचा और ये डॉट खींचा। देखिए यहाँ पर ये जो x एक्सिस है ये यहाँ पर ये निगेटिव है और यहाँ पर जो y है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो जब हम इसका अगर ये कहें कि ये अगर y है तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, ये भी हमको y मिलेगा, और जब y मिलेगा तो ये जो हाइपोटेनस है वो x² + y² को पॉजिटिव ही मिलेगा, अर्थात जो इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो -x, हम इसको y लिखते हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे। इसी प्रकार यदि ये बात मैं इधर की तरफ करूं और इधर की तरफ से मैं ये बात कहूं और यहाँ पर कोई पॉइंट और ये आपका है तो इसे मैं x² + y² ही कहूँगा, लेकिन ये जो है x एक्सिस ये निगेटिव है और यहाँ y एक्सिस भी निगेटिव है जो वैल्यू है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो -x, -y हो जाएंगे और इसको मैं ये बात कह दूंगा। लेकिन अगर यही बात मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर करने के लिए हम क्या कहेंगे
कि यहाँ पर करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, तो x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और y हमारा, लेकिन ये जो है वो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही मिलेगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो x कामा माइनस का y मिल जाएगा। इस प्रकार ये सभी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये कहा गया कि हम कोई भी पॉइंट दे देते हैं और उन पॉइंटों को पूछते हैं कि ये पॉइंट किस चतुर्थांश में है और किस चतुर्थांश में। हम उनको जानने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ये बात कह देते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कोई बात ये दी हुई है कि 3, 4 किस कोऑर्डिनेट किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 3 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, इसको फॉलो करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। अगर हम यहीं पर कह दें कि -3, 4, तो देखिए यहाँ की बात कर रहा है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है, दोनों माइनस हो जाएंगे, कहेंगे तृतीय चतुर्थांश में है। यदि y वाला कोऑर्डिनेट माइनस और x वाला पॉजिटिव होगा तो कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में है। अर्थात जब भी कोई कोऑर्डिनेट हमको दे दिए जाएंगे तो उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम ये बात क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये किस चतुर्थांश में है, और इस बात को हम पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए ये बात पूरी क्लियर हो गई कि कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। देखिए जहां तक बात ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण ये होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण ये होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार ये होता है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब ये हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार ये हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण और अपान में लंब ये हो जाए। कहने का मतलब कि लंब को हमने यहाँ परपेंडिकुलर P कहा है और कर्ण यहाँ हाइपोटेनस है, और यहाँ पर आधार बेस को हमने B कहा और कर्ण को यहाँ पर हमने क्या कहा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये अपान में बेस ये हो जाएगा, और जब यहाँ कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार आपका बेस अपान में P परपेंडिकुलर, और ये कर्ण यहाँ पर हाइपोटेनस अपान बेस ये हो जाएगा, P परपेंडिकुलर अपान यहाँ पर हाइपोटेनस अपान P ये हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि ये जो चतुर्थांश है, आप सोच रहे हैं कि इनका क्या मतलब है, तो देखिए इनको चतुर्थांश में इस बात को रिलेशन को क्लियर करना चाहता हूँ कि इनका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम पहले चतुर्थांश की बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हम लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हम जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर और अपान में हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर जो वैल्यू है y है ये धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है, और जो ये वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू निकालूंगा तो भी वैल्यू पॉजिटिव, tan थीटा निकालूंगा तो भी पॉजिटिव, cot थीटा निकालूंगा तो भी पॉजिटिव, sec थीटा निकालूंगा तो भी पॉजिटिव, cosec थीटा निकालूंगा तो भी पॉजिटिव। अर्थात यहाँ पर जो बात हो गई कि यहाँ पर ये बात की ये बात, और यहाँ पर ACT इलाहाबाद स्टेशन टिकट कलेक्टर की बात हुई, तो यहाँ पर ये कहा गया क्या है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इस चतुर्थांश में सभी क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे। ये बात हमारी यहाँ से क्लियर हो रही है, क्योंकि हम किसी की भी वैल्यू अगर यहाँ पर निकालेंगे तो हमको धनात्मक वैल्यू मिलेगी। अर्थात ये बात से हमको क्लियर हो गया कि यहाँ सभी पॉजिटिव हैं। मतलब हम ये बात क्लियर कर दे रहे हैं कि आप बिल्कुल कहाँ पर कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होता है आप यहाँ से देख करके पूरी बात अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ की साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण और यहाँ पर निकाला कि वैल्यू पॉजिटिव मिली। जब यहाँ पर ये सब पॉजिटिव ही हैं
तो टोटल वैल्यू तो आर टाइम्स हमको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो जब टोटल पॉजिटिव मिलेगी तो हम इलाहाबाद अर्थात पहले चतुर्थांश में सभी क्या हो जाएंगे, सभी टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम द्वितीय में आते हैं, दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण तो y बटा इतना ही आएगा। तो जब ये आएगा तो ये वैल्यू हमारी क्या मिली, ये वैल्यू तो हमारी धनात्मक ही मिली ना। और जब ये वैल्यू हमारी धनात्मक मिली तो साइन को हम क्या कहेंगे कि धनात्मक है, और साइन का उल्टा जो कोसेक है, कोसेक भी उल्टा हो जाएगा तो वो भी धनात्मक आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। मतलब ये सभी साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, कास और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, और टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यदि साइन की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक आ जाएगी तो कोसेक की वैल्यू भी धनात्मक आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये धनात्मक होंगे, और इनको छोड़कर शेष जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, निगेटिव होंगे, शेष निगेटिव होंगे। अर्थात कहने का मतलब यदि मैं साइन और कोसेक को छोड़कर कॉस की वैल्यू निकालूं इस सेकंड चतुर्थांश में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है, माइनस है। इसलिए यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जो कि वैल्यू हमारी क्या है, निगेटिव है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर कास हमारा क्या होगा, कास यहाँ पर निगेटिव होगा, और बाकी सभी वैल्यू क्या होगी हमारी, मतलब साइन और कोसेक को छोड़कर कास यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार मैं टैन निकालूं तो फिर निगेटिव, काट निकालूं तो फिर निगेटिव, सेक निकालूं तब भी निगेटिव, अर्थात कोसेक और साइन पॉजिटिव आएंगे इसी प्रकार, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसी मेथड से यदि मैं यहाँ पर इस चतुर्थांश में यहाँ पर पूरी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने पर मुझे टैन थीटा और कॉट थीटा, ये टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों धनात्मक वैल्यू मिल जाएंगे, और इनको छोड़कर शेष सभी पूरी जो वैल्यू होंगी वो ऋणात्मक मिल जाएगी। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बात करूँ तो कॉस थीटा यदि यहाँ पर निकालूंगा तो कॉस थीटा देखिए ये लंब है और ये कर्ण है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, और कर्ण क्या है, धनात्मक है, इसलिए कॉस यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों वैल्यू हमको पॉजिटिव के रूप में मिल जाती हैं, और शेष टोटल वैल्यू निगेटिव के रूप में मिल जाती हैं। अर्थात कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, निगेटिव है तो क्यों निगेटिव है, ये पूरे कॉन्सेप्ट पे मैंने आपसे चर्चा किया कि पूरे कॉन्सेप्ट पे ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू हमको कैसे पता चल जाती हैं। बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि साइन और कोसेक पहले चतुर्थांश में क्यों धनात्मक है, यहाँ पर सभी धनात्मक क्यों हैं, यहाँ पर कौन धनात्मक है, यहाँ पर कौन धनात्मक है, पॉइंट दिए हैं तो वो पॉइंट कैसे चतुर्थांश में हम देखें। तो देखिए हमने सभी कोऑर्डिनेटों को दिखाया, इससे हमने पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं, और जब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिखाया तो वैल्यू से हम ये बात पता कर सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पूरा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें चेंजिंग में बात करते हैं।